बचपन की वो यादें, गुड़ियों से खेलना, वो छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाना। हाँ बिल्कुल। फिर धीरे धीरे लगता है जैसे कुछ बदल रहा है ना? जैसे कोई कली धीरे धीरे फूल बन रही हो। सही। आज हम इसी बदलाव के सफर पर बात करने वाले हैं, बचपन से तरुणाई की ओर, मतलब प्यूबर्टी। हाँ, यौवन आरंभ। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी नाजुक दौर को, इसके शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं को समझने में मदद करती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शरीर का बदलना है या मन की दुनिया में भी कुछ चल रहा होता है? चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। हाँ, और देखिए ये सब बदलाव नहीं है, ये प्रकृति का एक तय किया हुआ एक वैज्ञानिक क्रम है असल में। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसे बारीकी से देखने का मौका देते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों के आधार पर समझें कि भाई हार्मोन्स का क्या रोल है, शारीरिक बदलाव क्या हैं, और कुछ आम गलत फहमियां भी हैं, है ना? हाँ, बहुत सारी। उन पर भी बात करेंगे। और हाँ, वो जो भावनात्मक उथल पुथल होती है वो भी बहुत अहम है। ये समझना जरूरी है कि ये सब सामान्य है, पर हाँ, हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग होता है, अपना होता है। तो ये पूरी कहानी, ये बदलाव शुरू कहाँ से होता है? जानकारी कहती है कि दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। हाँ, हाइपोथैलेमस कह सकते हैं, शरीर का कंट्रोल सेंटर। अच्छा, वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बिल्कुल। और वहीं से फिर ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिससे लंबाई बढ़ती है। और खासतौर पे लड़कियों में यही ग्लैंड ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। अच्छा, तो मतलब यही हार्मोन्स हैं जो आगे के सारे बदलावों के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, काफी हद तक ये हार्मोन्स ही वो चिंगारी हैं, समझिए, जो विकास की इस गाड़ी को रफ्तार देते हैं। स्रोत बताते हैं कि ईस्ट्रोजन खासतौर पर स्तनों के विकास और माहवारी मतलब पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। और प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन भी मासिक चक्र और गर्भावस्था के लिए जरूरी है। तो इन हार्मोन्स का काम समझना एक तरह से इन बदलावों को समझना है। और ये बदलाव दिखते कैसे हैं? मतलब स्रोतों में क्या-क्या बताया गया है? लंबाई का तेजी से बढ़ना, हाँ, स्तनों का विकास होना, शरीर पर बाल आना, और फिर वो अहम पड़ाव, पीरियड्स की शुरुआत। बिल्कुल। जानकारी ये भी बताती है कि भारत में लड़कियों में ये सफर औसतन 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। हाँ, पर ये औसत है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सही कहा, मतलब हर लड़की की अपनी टाइमलाइन होती है। बिल्कुल। किसी की थोड़ी पहले, किसी की थोड़ी बाद में। बिल्कुल सही। और इसी बात को लेकर मतलब ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इसे लेकर कई गलतफहमियां भी हैं समाज में। जैसे वो लंबाई बढ़ाने की दवाएं या स्तनों का आकार बदलने वाली क्रीम्स जिनका बाजार में दावा किया जाता है। हाँ, सुना है। जो स्रोत हमारे पास हैं वो साफ कहते हैं कि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये बस मिथक है। तो फिर ये सब किस पर निर्भर करता है? देखिए, हमारा शारीरिक ढांचा, हमारा विकास, ये काफी हद तक हमारे जीन्स पर निर्भर करता है, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। अच्छा। मतलब बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी बायोलॉजिकल फैक्टर्स अहम हैं। बिल्कुल। इसीलिए बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी स्वास्थ्य और विकास पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है। और अपनी प्राकृतिक बनावट को स्वीकारना। सही बात है। ये तो हुई शरीर की बात। लेकिन वो जो अंदर चल रहा होता है, मन में भावनात्मक उथल पुथल, उसके बारे में भी तो इन दस्तावेजों में जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल है। और वो भी उतना ही जरूरी पहलू है। जैसे? अचानक मूड बदलना, कभी एकदम खुश, कभी बेवजह उदासी, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, दोस्तों की अहमियत एकदम से बढ़ जाना, और साथ ही वो एक इच्छा कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, मुझे अपने काम खुद करने हैं, आत्मनिर्भर बनना है। ये सब भी तो होता है। बिल्कुल होता है। ये भावनात्मक रूप से काफी तीव्र और कभी कभी कंफ्यूजिंग समय हो सकता है। अपनी पहचान बनाने की, दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की ये एक तरह से शुरुआत होती है। और स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि इस दौर में परिवार का, खासकर माता पिता का या जो भी देखभाल कर रहे हैं, उनका साथ बहुत जरूरी है। वो भी समझदारी और संवेदनशीलता के साथ। मतलब खुली बातचीत। हाँ, खुली बातचीत हो, बच्चे अपनी भावनाएं बिना झिझक के कह सकें, उन्हें ये भरोसा हो कि वो अकेले नहीं हैं। इससे ये सफर काफी आसान हो सकता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत होने की भी नींव रखता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जो स्रोतों से पता चली उनको समेटें, तो ये जो यौवन की दहलीज है, ये चुनौतियों और नए अनुभवों का एक मिला जुला दौर है। हाँ, कह सकते हैं। ये वो वक्त है जब सिर्फ शरीर नहीं बदलता, बल्कि अपनी पहचान, अपनी सोच, रिश्तों को देखने का नजरिया, सब कुछ विकसित होता है। सही। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि खुद को स्वीकार करना, जैसे हम हैं,
और इस बदलाव को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखना। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों को समझने के बाद मन में आता है। हाँ, बताइए। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को, इसके पीछे के विज्ञान को और इसके भावनात्मक उतार चढ़ाव को ठीक से समझते हैं, तो ये समझ हमें ताकत देती है, ना सिर्फ खुद इस दौर से गुजरने के लिए, बल्कि दूसरों का, खासकर अपने बच्चों का या युवा पीढ़ी का बेहतर ढंग से साथ देने के लिए भी। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, जरा सोचिए, अगर हमारा समाज इन बदलावों को शर्म या झिझक से देखने के बजाय खुलेपन से और सकारात्मकता से अपनाए, तो यह पूरा अनुभव कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है। हाँ, और आज हम बात कर रहे हैं यौवनारंभ की, यानी प्यूबर्टी। ये वो समय है जब शरीर और मन मतलब काफी तेजी से बदलते हैं। हाँ, और कई सवाल भी लाते हैं अपने साथ। बिल्कुल। और हमारे पास यौवन सवालों के जवाब नाम का एक स्रोत है, जिसमें कुछ ऐसे ही आम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। हाँ, तो देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें बताई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, प्यूबर्टी की औसत उम्र क्या है? क्योंकि इसमें काफी फर्क दिखता है लोगों में। हाँ, ये बात सही है। इसमें काफी वेरिएशन है। स्रोत के हिसाब से भारतीय लड़कियों में ये औसतन 10 साल के आसपास शुरू हो सकती है। 10 साल? अच्छा। हाँ। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा बाद में, शायद 12-13 साल, और लड़कों में ये और थोड़ा लेट, 11 से 14 साल के बीच। तो मतलब ये सिर्फ एक एवरेज है। सबसे जरूरी बात शायद ये है कि हर किसी का शरीर अलग है। बिल्कुल, हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है, किसी में जल्दी, किसी में देर से। ये सब नॉर्मल है। दूसरों से वो तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। सही कहा, ये कोई रेस तो है नहीं। एकदम। अच्छा, फिर एक और चिंता जो बहुत कॉमन है वो है लंबाई को लेकर, कि ये कब बढ़नी बंद हो जाएगी। हाँ, ये सवाल भी बहुत आता है। तो प्यूबर्टी के दौरान एक ग्रोथ स्पर्ट होता है, मतलब लंबाई तेजी से बढ़ती है। हाँ, वो तो पता है। पर स्रोत ये कहता है कि लड़कियों में ये ग्रोथ अमूमन 15-16 साल तक और लड़कों में 17-18 साल की उम्र तक रुक जाती है। और इसका कारण वो हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स का बंद होना है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही वो ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होती हैं, लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। और फिर कुछ नहीं किया जा सकता, जैसे कई लोग कहते हैं लटकने से या दवाइयों से। नहीं, स्रोत इस बारे में बहुत क्लियर है। एक बार ये प्लेट्स बंद हो गईं, तो फिर कोई दवा, कोई सप्लीमेंट या कोई खास कसरत जैसे लटकना लंबाई को परमानेंटली नहीं बढ़ा सकती। तो मतलब ज्यादातर कंट्रोल जेनेटिक्स के हाथ में है। हाँ, मुख्य रूप से ये जेनेटिक्स पर ही निर्भर करता है। ठीक है। अब स्रोत में लड़कियों से जुड़ा एक और सेंसिटिव सवाल भी उठाया गया है, स्तनों का आकार। हाँ, और इसे लेकर भी बहुत सी गलत धारणाएं हैं। वही तो, स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत साफ कहता है कि कोई भी क्रीम, तेल, लोशन या कोई खास तरह का व्यायाम या खाना स्तनों का आकार स्थायी रूप से नहीं बदल सकता। अच्छा। साइज भी बेसिकली जेनेटिक्स और हार्मोन्स पर ही निर्भर करता है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर काफी गलत जानकारी फैलती है। शरीर जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना जरूरी है। बिल्कुल, आत्मस्वीकृति बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। माहवारी यानी पीरियड्स। शुरू के सालों में इनका अनियमित होना, ये कितना नॉर्मल है? ओह, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। जब पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसे मीनार्चे कहते हैं, तो शुरू में साइकिल का इर्रेगुलर होना मतलब बिल्कुल आम बात है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए शुरू में? ज्यादातर मामलों में नहीं। शरीर को आप कह सकते हैं हार्मोनल बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। कितना समय लग सकता है इसे रेगुलर होने में? आमतौर पर 2-3 साल लग सकते हैं। हाँ, पर स्रोत ये भी कहता है कि अगर इर्रेगुलरिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे 45 दिन से ज्यादा हो गए, पीरियड नहीं आया, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है या दर्द बहुत है, तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और आखिर में वो जो इमोशनल उतार चढ़ाव होते हैं, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन, ये सब क्यों होता है इतना? इसका एक बड़ा कारण तो है हार्मोन्स। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें जो तेजी से बदलाव आते हैं ना, वो सीधे मूड पर असर डालते हैं। हाँ, हार्मोन्स का तो रोल है ही, पर मुझे लगता है शायद वो अपनी पहचान बनाने का प्रेशर और सोशल प्रेशर भी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है। अपनी पहचान की तलाश, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, दोस्तों का, समाज का दबाव, ये सब चीजें मिलकर इमोशनल उथल-पुथल मचाती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में परिवार और दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, बात करना। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से यही समझ आता है कि प्यूबर्टी एक नेचुरल प्रोसेस है
उम्र का दायरा, लंबाई का रुकना, शारीरिक बदलाव, पीरियड्स की शुरुआत, इमोशनल चेंजेस, ये सब इसका हिस्सा हैं। हाँ, और इसे समझना और स्वीकार करना सबसे जरूरी है। और अगर कोई खास चिंता या सवाल है तो किसी भरोसेमंद बड़े से या डॉक्टर से बात करने में हिचकाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सही कहा। और हाँ, इन सब शारीरिक और भावनात्मक बदलावों के बीच ये दौर अपनी पहचान बनाने, अपने वैल्यूज को समझने का भी एक बहुत अच्छा मौका है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ना। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ। हमारे पास एक व्लॉग है एक युवा महिला का, टाइटल है मेरी प्यूबर्टी कहानी, डर, सपने और नई शुरुआत। तो आज हम इसी कहानी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि यह अनुभव कैसा होता है, खासकर भावनात्मक और शारीरिक रूप से। ब्लॉग की शुरुआत होती है बचपन की यादों से। वो बताते हैं कि कैसे वो एकदम बेफिक्र खेलने कूदने वाली बच्ची थी, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे शरीर में क्या बदलाव आने वाले हैं। फिर अचानक चीजें बदलती हैं, कद तेजी से खिंचने लगता है और फिर स्तनों का विकास। अच्छा, तो यहां थोड़ा उगते हैं। ये जो पहला शारीरिक बदलाव है, इसे व्लॉग में कैसे दिखाया गया है? क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट है या इसमें कोई एहसास भी जुड़ा है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक फैक्ट की तरह नहीं बताया गया। व्लॉग इस पर जोर देता है कि ये पहला बदलाव, मतलब स्तनों का विकास, वो समझने में मुश्किल था और उसके साथ एक अजीब सी झिझक, एक एहसास जुड़ा था। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल बदलाव की शुरुआत थी। और फिर कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है, स्कूल में पहली माहवारी, पीरियड्स। व्लॉग के मुताबिक वो अनुभव इतना डरावना था कि उन्हें लगा जैसे कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। ओहो, इतना ज्यादा? हाँ, ये डर बहुत असली दिखाया गया है, एकदम वास्तविक। दिलचस्प है कि डर इतना हावी हो जाता है। और फिर व्लॉग के हिसाब से इस डर को कम करने में सबसे अहम क्या रहा? लगता है घर का माहौल यहाँ बहुत जरूरी बना। हाँ बिल्कुल, व्लॉग साफ बताता है कि घर आकर जब माँ को बताया ना, तो उनका जो रिएक्शन था उसने सब बदल दिया। उन्होंने डांटा नहीं, घबराई नहीं। अच्छा, बल्कि उन्होंने गले लगा लिया और समझाया कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बड़े होने का हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, यहां से ये बात निकलती है कि प्यूबर्टी के दौरान डर को कैसे समझ और हमदर्दी से संभाला जाए। माँ का वो रवैया डर को स्वीकृति में बदलने का पहला कदम था। तो ये तो हुई शारीरिक बदलाव और उससे जुड़े डर की बात। लेकिन जैसा हम जानते हैं, प्यूबर्टी सिर्फ शरीर तक तो सीमित नहीं होती। व्लॉग में मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में क्या बताया गया है? मूड स्विंग्स वगैरह? हाँ, व्लॉग इस पर भी काफी खुलकर बात करता है। मूड स्विंग्स का जिक्र है, मतलब कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, तो कभी अचानक बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना। एक तरह का इमोशनल रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। और व्लॉग ये भी बताता है कि कभी-कभी अकेलापन सा महसूस होता था, जैसे कोई समझ नहीं पा रहा है। यहीं पर दोस्तों की भूमिका सामने आती है। अच्छा, दोस्त कैसे? क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजर रहे होते ना, तो एक दूसरे को बिना कहे समझ जाते हैं। एक तरह की आपसी समझ बन जाती है। हाँ, मतलब एक साइलेंट सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। और परिवार का साथ, खासकर माँ का, व्लॉग में उनकी भूमिका सिर्फ वो शुरुआती डर कम करने तक थी या आगे भी बनी रही? नहीं, व्लॉग के हिसाब से माँ का सपोर्ट लगातार बना रहा। वो सिर्फ पीरियड्स और साफ सफाई जैसी प्रैक्टिकल बातें ही नहीं सिखाती, बल्कि एक ज्यादा गहरी सीख देती हैं, अपने बदलते शरीर को अपनाना, उसे प्यार करना और उसका सम्मान करना। ये जो संदेश है कि बदलाव नेचुरल है और इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बल्कि गर्व करना चाहिए, ये कहानी का एक सेंट्रल पॉइंट है। ये वाकई बहुत गहरी और जरूरी बात है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देने नहीं है, ये सेल्फ एस्टीम बनाने जैसा है। सही कहा। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, क्या वो डर और झिझक पूरी तरह चले जाते हैं? अंत में ये सफर कैसा लगता है? देखिए, डर शायद पूरी तरह कभी नहीं जाता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। व्लॉग दिखाता है कि शुरुआती झिझक और डर के बावजूद ये पूरा अनुभव आखिर में एक खूबसूरत और मजबूत बनाने वाला सफर बनता है। मेन सीख यही मिलती है कि बदलाव को स्वीकार करना, उसे अपनाना जरूरी है। ये सिर्फ फिजिकल मैच्योरिटी नहीं बल्कि इमोशनल ग्रोथ और खुद को खोजने की भी यात्रा है। व्लॉग इसे एक नई शुरुआत की तरह देखता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे व्लॉग से कुछ खास बातें निकालें,
तो वो क्या होंगी, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अभी इस दौर से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ये जानना बहुत राहत देता है। दूसरी अहम बात, बातचीत का महत्व। अपने भरोसे के लोगों से, पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, दोस्त, कोई टीचर, उनसे बात करना बहुत मदद कर सकता है। सही। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात जो व्लॉग बताता है, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना, अपने बदलते शरीर और भावनाओं को समझना और उन्हें अपनाना। तो संक्षेप में कहें तो ये व्लॉग प्यूबर्टी को एक जटिल, उतार चढ़ाव भरा, लेकिन आखिर में एक पॉजिटिव अनुभव की तरह दिखाता है, जिसमें शारीरिक बदलाव तो है ही, साथ में गहरे भावनात्मक अनुभव भी जुड़े हैं। और इस पूरे सफर में अपनेपन का एहसास, परिवार और दोस्तों का सहारा और खुद को स्वीकार करना, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये व्लॉग एक बहुत ही पर्सनल अनुभव पर फोकस करता है, करीबी रिश्तों पर, परिवार, दोस्त। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं, जैसे समाज क्या सोचता है, स्कूल का माहौल कैसा है, हमारी कल्चरल मान्यताएं क्या हैं, वो सब इस बेहद निजी अनुभव को अलग अलग लोगों के लिए कैसे अलग या एक जैसा बनाते होंगे। ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये बाहरी चीजें इस सफर को आसान बनाती हैं या अनजाने में और मुश्किलें खड़ी कर देती हैं? इस पर और सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और मैं कहूँगा नाजुक विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, खासकर माता पिता के लिए। हाँ, बेटी के जीवन का वो दौर जब वो बचपन से किशोरावस्था में कदम रखती है। यौवन आरंभ। सही कहा। और हमारे पास एक गाइड है, बेटी का यौवन, माता पिता का मार्गदर्शक। हम इसी के जरिए इस पूरे बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और मकसद यही है कि जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव होते हैं, उनको थोड़ा खोल कर समझें। और ये भी कि इस गाइड के मुताबिक माता पिता कैसे अपनी बेटी का साथ दे सकते हैं इस सफर में, एक मजबूत पिलर की तरह। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अहम बात यह है कि ये सिर्फ शरीर का बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो सबसे पहले वो बदलाव लेते हैं जो साफ दिखते हैं, फिजिकल चेंजेस। हाँ, जैसे एकदम से हाइट बढ़ना, हाँ, स्तनों का विकास होना, या फिर माहवारी की शुरुआत। ये तो मतलब साफ संकेत है। लेकिन इस गाइड में एक और दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि हार्मोनल बदलाव का असर सिर्फ इन बड़ी चीजों पर नहीं होता। सही। त्वचा में बदलाव जैसे एक्ने यानी मुहासे, हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। हाँ, या फिर बॉडी ऑर्डर में फर्क आना, ये छोटी बातें लग सकती हैं, पर गाइड कहती है कि ये एक किशोरी के कॉन्फिडेंस पर बहुत असर डाल सकती हैं। ये बात तो ध्यान देने वाली है। अच्छा, तो क्या ये गाइड बताती है कि इन सब के बारे में बात कैसे करें? मतलब सिर्फ बताना काफी नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड का सुझाव है कि बात बहुत सहजता से हो और पहले से हो। अच्छा, इसे कोई बहुत बड़ी डरावनी चीज बनाकर पेश ना करें, बल्कि जीवन का एक नेचुरल हिस्सा। ताकि बेटियां घबराएं नहीं। एग्जैक्टली, बल्कि तैयार महसूस करें। गाइड ये भी कहती है कि हार्मोन्स कभी-कभी मूड के अलावा एकाग्रता या नींद पर भी असर डाल सकते हैं। ये जानना पेरेंट्स के लिए अच्छा है। ये तो हुई फिजिकल बात, पर जैसा आपने शुरू में कहा, वो इमोशनल और मेंटल उथल-पुथल, वो शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, और आप सही कह रहे हैं, वो ज्यादा पेचीदा मामला है। गाइड क्या कहती है इस बारे में? गाइड बताती है कि ये वो टाइम है जब वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना रही होती हैं। मैं कौन हूं वाला सवाल। बिल्कुल। और इसी चक्कर में कभी वो आपको थोड़ी विद्रोही लगेंगी, कभी एकदम सेंसिटिव या इनसिक्योर। उन्हें आजादी भी चाहिए होगी। हाँ, अपनी पहचान बनाने के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन साथ ही पेरेंट्स का सपोर्ट और गाइडेंस भी उतना ही जरूरी है। ये एक तरह का पैराडॉक्स है। हाँ, और शायद यही पहचान की तलाश उन्हें मूडी भी बनाती है। मूड स्विंग्स का जिक्र कैसे है गाइड में? गाइड कहती है इसे सिर्फ चिड़चिड़ापन ना समझें। अच्छा, ये भावनाओं का तेज उतार चढ़ाव है, कभी बहुत खुश, कभी एकदम उदास, कभी गुस्सा। गाइड सलाह देती है धैर्य रखें, समझें कि ये शायद उनके कंट्रोल से बाहर है और ये इस फेज का हिस्सा है। इससे पेरेंट्स को रिएक्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये सब समझने के बाद पेरेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गाइड में जरूर होंगी। कई हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, बातचीत का माहौल खुला और ईमानदार। मतलब लेक्चर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुने, उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि वो आपसे कुछ भी कह सकती हैं,
बिना झिझक, बिना जजमेंट के डर के। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसा हमने कहा, पेशेंस, धैर्य। तीसरा, और ये बहुत अहम है, भाई बहनों में खासकर बेटे और बेटी में फर्क ना करें, भेदभाव ना हो। बिल्कुल, प्यार, मौके, सुविधाएं सब बराबर। और दोस्ती, इस उम्र में दोस्त बहुत मायने रखते हैं। हाँ, गाइड इस पर भी ध्यान देती है, कहती है कि उनकी दोस्ती पर नजर रखें पर शक ना करें, विश्वास करें। एक बैलेंस बनाना होगा। सही। और उन्हें अच्छी एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट या कुछ क्रिएटिव करने के लिए इनकरेज करें, ताकि एनर्जी सही जगह लगे। हाँ बिल्कुल, ये उनके ओवरऑल विकास के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये गाइड असल में विश्वास बनाने पर जोर दे रही है। हाँ, विश्वास, उनकी अंदरूनी लड़ाई को समझना और घर में एक पॉजिटिव माहौल देना। बिल्कुल, ताकि वो इस मुश्किल पर खूबसूरत दौर से कॉन्फिडेंस के साथ निकल सकें। सही। मतलब संक्षेप में कहें तो यौवन का समय चैलेंजिंग हो सकता है, पर प्यार, समझ और सही गाइडेंस, हाँ, उसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना सकता है। गाइड का यही निचोड़ है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है जी, ये जो व्यक्तिगत बदलाव हो रहे हैं बेटी के अंदर, इनके साथ साथ हमारा समाज लड़कियों से जो उम्मीदें रखता है या जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो सब उनकी पहचान बनाने की इस पूरी कोशिश पर कैसे असर डालते होंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद इस पर भी सोचना माता पिता के लिए मददगार हो सकता है, क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। स्वागत है, आज हमारे पास एक बहुत ही काव्यात्मक स्रोत है। हाँ, ये यौवन के अनुभव को एक अलग ही ढंग से देखता है। बिल्कुल, जैसे प्रकृति का कोई अनमोल तोहफा हो। और ये बचपन से जवानी तक का जो सफर है उसे बहुत स्वाभाविक, यहाँ तक कि पवित्र मानता है। हाँ, तो आज हम इसी नजरिए को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, है ना? इसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये शारीरिक बदलावों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखता है। अच्छा, कैसे? देखो, स्रोत में ना यौवन की तुलना की गई है प्रकृति से, जैसे कोई कली धीरे धीरे फूल बनती है, ओह वाओ, या जैसे सुबह सूरज उगता है। ये बदलाव, वो कहता है, एक तरह की हार्मोनियस सिम्फनी है। हार्मोनियस सिम्फनी, यानी एक सामंजस्यपूर्ण लय। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा जो बेतरतीब नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, कुदरती तौर पर उसमें एक तालमेल है। ये दिलचस्प है। मतलब ये जो बदलाव होते हैं वो उथल-पुथल वाले नहीं, बल्कि एक संतुलित विकास की तरह है। एक तरह से, हाँ। स्रोत में वो 16वें सावन का सलोनापन जैसे जुमले भी हैं। ये सावन का जिक्र शायद वो ताजगी, वो नई शुरुआत दिखाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि ये भीतर से खिलने की एक गहन और पवित्र प्रक्रिया है। भीतर से खिलना। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह कि ये शारीरिक बदलावों को सीधा जोड़ता है मानसिक और भावनात्मक जागरूकता से। अच्छा, मतलब शरीर के साथ साथ मन भी बदलता है। हाँ, स्रोत के मुताबिक शरीर के साथ मन में भी एक अद्भुत क्रांति जन्म लेती है। अद्भुत क्रांति जैसे नए सपने आना, नई नई चीजें जानने की इच्छा बढ़ना, हाँ हाँ, दुनिया को एक नई नजर से देखना, और हाँ, आत्मविश्वास का बढ़ना। तो ये सिर्फ रूप का निखरना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बुद्धि और भावनाओं का भी एक तरह से कहो तो प्रस्फुटन है, उनका खिलना। एक पूरा व्यक्तित्व विकास, एकदम समग्र विकास। और शायद इसीलिए इसी नजरिए से ये स्रोत उन पैमानों को चुनौती देता है जो समाज सुंदरता पे लगाता है। सही कहा, बिल्कुल। स्रोत तो साफ साफ कहता है कि समाज द्वारा गढ़े गए आदर्श रूप, रंग या आकार के पैमाने खोखले हैं। खोखले? हाँ, ये इस सोच को आगे बढ़ाता है कि हर शरीर जैसा भी है अपने आप में अनोखा है, मुकम्मल है। किसी बाहरी मापदंड पर खरा उतरने की जरूरत ही नहीं। तो फिर सच्ची सुंदरता क्या है इस स्रोत के हिसाब से? अगर ये बाहरी पैमाने, ये सब खोखले हैं, तो सुंदरता आती कहाँ से है? देखो, स्रोत कहता है सुंदरता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। साफ लिखा है, किसी क्रीम, किसी तेल या किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो फिर? ये अंदर से आती है, भीतर से, आत्मा की चमक से, आत्मविश्वास की रोशनी से। आत्मा की चमक, आत्मविश्वास की रोशनी। हाँ, ये नजरिया सुंदरता को कोई हासिल करने वाली चीज नहीं मानता, ये महसूस करने वाली चीज है। मतलब खुद को स्वीकार करना। हाँ, स्वयं को स्वीकार करना, जैसे आप हैं, वही सबसे बड़ी सुंदरता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत हमें कह रहा है कि यौवन को एक बड़ी तस्वीर में देखो। हाँ, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब जुड़ा हुआ है। और बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी गुण, आत्मविश्वास, आत्मस्वीकारती, है ना?
बिल्कुल तो यौवन को कोई समस्या नहीं बल्कि प्रकृति का एक खूबसूरत तोहफा मानता है। सही। हाँ? और ये सोच हमें एक गहरे सवाल पर भी ले जाती है वो क्या? कि अगर हम सच में सुंदरता को अंदरूनी गुणों का नतीजा माने, जैसा ये स्रोत कह रहा है, जैसे आत्मविश्वास, सोच, दिल की अच्छाई, तो इसका हमारे अपने बारे में महसूस करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या इससे हम खुद को और दूसरों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा सम्मान से देख पाएंगे? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा।